हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 5 चैप्टर नंबर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट। राइट, इससे पहले हमने फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर किया था जो कि इसी यूनिट में है, यूनिट 5 का पार्ट है। और ये टोटल यूनिट जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये 6 मार्क्स का है। ओके, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। राइट, चैप्टर को बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। बुक में थोड़ा सा टफ लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है, जो आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बट इसको बहुत ही सिंपल तरीके से पर एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपका चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाए और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम पर हर कंट्री एक ओपन इकोनॉमी बन चुकी है। राइट, और ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है विच हैज इकोनॉमिक रिलेशंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इकोनॉमिक रिलेशंस का मतलब क्या है। राइट, तो इकोनॉमिक रिलेशंस का यहां मतलब है कि एक कंट्री दूसरी कंट्रीज को चीजें बेचती भी है, राइट, खरीदती भी है, उनको लेंड भी करती है, उनसे बोरो भी करती है, उनकी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। राइट, तो ओपन इकोनॉमी इज व्हाट विच हैज इकोनॉमिक रिलेशंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। राइट, इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं। ओके, तो क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है विच हैज नो इकोनॉमिक रिलेशंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एक बंद कमरे की तरह है क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसमें बाहर से कुछ अंदर नहीं आ रहा और अंदर से बाहर कुछ नहीं जा रहा। राइट, तो आज के टाइम पर इकोनॉमी जो है वो ओपन इकोनॉमी बन चुकी है। राइट, तो एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड भी हो रहा है, फाइनेंशियल डीलिंग भी हो रही है। और जब कोई कंट्री एक्सपोर्ट करती है या इंपोर्ट करती है या फिर दूसरी इकोनॉमीज के साथ इन्वेस्टमेंट और लोन जैसे ट्रांजेक्शन्स करती है, उन सबको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। राइट, एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मतलब जो मॉनेटरी टर्म्स में हो रही है, राइट, दे आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं तो फॉरेन करेंसी आती है या फॉरेन करेंसी जाती है कंट्री से। राइट, तो इसका मतलब कि बीओपी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द रिकॉर्ड ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। राइट, ये चैप्टर जो है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर के साथ रिलेटेड है। वहां पर हम जो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे थे, इसका मतलब वो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज हम किसके लिए कर रहे हैं, राइट, उनसे गुड्स खरीदने के लिए, उनसे सर्विसेज खरीदने के लिए, वहां इन्वेस्ट करने के लिए, राइट, उनको लेंड करने के लिए। इसका मतलब डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैसे हो रही थी, जब वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे, जब हम उनसे बोरो कर रहे थे, जब हम वो हमसे चीजें गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे थे। राइट, तो मनी सप्लाई मतलब फॉरेन करेंसी आ रही थी कंट्री में। राइट, तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, कंट्री में इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। राइट, तो ये जो इनफ्लो और आउटफ्लो का रिकॉर्ड है वो किस में रखा जाता है, दैट इज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। या फिर एक कंट्री को कहां से फॉरेन करेंसी आ रही है, मतलब सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और कहां एक कंट्री फॉरेन करेंसी को यूज कर रही है। राइट, इस सब का रिकॉर्ड क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। राइट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हम और सिंपल करें तो इट इज कंट्रीज इंटरनेशनल अकाउंट बुक। राइट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्या है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी रिसिप्ट्स हैं और जो भी पेमेंट है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं इसको और डिटेल में। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने जा रही हूँ। राइट, तो इस चैप्टर में जो मैं टॉपिक्स कवर कर रही हूँ वो है मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। राइट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट हैं, एक है करंट अकाउंट, राइट, और एक है कैपिटल अकाउंट। ओके जी, फिर हम करेंगे कि करंट अकाउंट के कौन से कंपोनेंट हैं, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट कौन से हैं, देन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होती क्या है और उनके बीच का क्या डिफरेंस है, और लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है। राइट, अब आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इट इज प्रिपेयर्ड, मतलब ये जो ट्रांजैक्शंस एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, राइट, मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, इंपोर्ट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, बोरोइंग लेंडिंग हो रही है टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, राइट, इन्वेस्टमेंट हो रही है टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इस सब का हिसाब किताब रखता कौन है, राइट, तो इस सब का हिसाब किताब रखता है आरबीआई। राइट, आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड बाय आरबीआई, हमारा सेंट्रल बैंक। राइट, अब क्वेश्चन ये अराइज आपके दिमाग में होता होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब जो हम ये सब हिसाब किताब रख रहे हैं, अकाउंट रख रहे हैं, किस लिए रखा जा रहा है। तो ये अकाउंट जो है इसका मेन पर्पस है टू नो द इकोनॉमिक
पोजीशन ऑफ अ कंट्री, कि इंटरनेशनल लेवल पर एक कंट्री कहां पर स्टैंड करती है, इंटरनेशनल लेवल पर एक कंट्री कितनी स्ट्रांग है और कितनी वीक है, राइट। दैट मीन्स कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ को असेस करने के लिए बीओपी प्रिपेयर किया जाता है, राइट। इसके अलावा ग्लोबली मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में हमारी पोजीशन, सपोज इंडिया की क्या पोजीशन है, ये भी हमें कहां से पता चलेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट से, राइट। और मैंने आपको बताया कि फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी रिलेटेड है। दैट मीन्स सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हो गया हमारे रिसिप्ट्स, है ना, और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हो गया हमारी पेमेंट्स, राइट। तो अगर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कम है कंट्री में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी। और अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी। इसका मतलब बीओपी जो है ऑल्सो असेस, also helps in currency in understanding the currency fluctuations, right। जब जब इंडिया के एक्सपोर्ट, सिंपल वर्ड्स में बात करूं, जब जब इंडिया के एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से ज्यादा होंगे, या फिर इसको थोड़े ब्रॉडर टर्म में यूज करते हैं, रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रॉड मोर देन पेमेंट टू अब्रॉड ज्यादा होंगे, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंडिया में ज्यादा है क्योंकि एक्सपोर्ट सप्लाई करेंगे, एंड जो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है, और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कब होती है, जब हमें पेमेंट करनी होती है, तो जब ये ज्यादा होंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी, राइट, ओके जी। और जब रिसिप्ट्स कम होंगे और पेमेंट ज्यादा होंगी, रिसिप्ट्स कम है, पेमेंट ज्यादा है, इसका मतलब सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज कम है एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, उल्टा, राइट। इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ओके जी। और जब डिमांड, रिसिप्ट्स और पेमेंट इक्वल होंगे, रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू पेमेंट टू अब्रॉड, तो करेंसी स्टेबिलिटी होगी, राइट। तो दिस इज हाउ फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर आर रिलेटेड, ओके। चलिए अब करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, राइट। अब इसको थोड़ा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करती हूँ इसके मीनिंग को, राइट। ये डेफिनेशन ही आपने लर्न करनी है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन इट्स रेजिडेंट्स, मतलब रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेजिडेंट्स ऑफ द फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, राइट। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, जो किसके बीच में हुई है, रेजिडेंट कंट्री, मान लो यहाँ पर रेजिडेंट कंट्री इंडिया है, रेजिडेंट कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ओके। अब इस डेफिनेशन में मैंने कुछ टर्म यूज करी, एक तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जिसका मैंने थोड़ा सा मतलब आपको बता चुकी हूँ, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, राइट। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, जो पैसे में हो रही है, जो मनी में हो रही है, राइट, दे आर व्हाट, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, राइट। हमने एक्सपोर्ट किया तो फॉरेन करेंसी आई, गॉट दैट, तो मॉनेटरी डॉलर में आया ना हमारे पास, तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गई ना, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मींस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ओके। और रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री में कौन कौन, किसकी बात कर रहे हैं हम, राइट। हमने बोला इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कौन कौन आया उसमें, इंडिविजुअल्स मतलब हम जैसे लोग, फर्म्स मतलब प्रोड्यूसर्स, राइट, और गवर्नमेंट, उस कंट्री के इंडिविजुअल्स, उस कंट्री के फर्म्स और उस कंट्री की गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कर रही हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, राइट, दे आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये इंडिया के रेजिडेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, और उनका यूएसए के साथ, किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, दे आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। पर रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री में हम टूरिस्ट को, मतलब जो इंडिया में घूमने आए, जो माइग्रेटरी वर्कर्स हैं, मतलब जो आए, काम किया और वापस चले गए, और ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनीज, इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। नेशनल इनकम में किया था, रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कौन होता है, राइट। और तीसरा मैंने इस डेफिनेशन में बोला ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, दैट मीन्स बीओपी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, राइट, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। नेशनल इनकम में फ्लो और स्टॉक का डिफरेंस किया था हम लोगों ने, राइट। तो बीओपी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ ईयर रिकॉर्ड किया जाता है ना, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं रिकॉर्ड किया जाता। अब हमने बोला था कि बीओपी इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, राइट। तो अब ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या है, इनमें क्या, हमने ये तो कर लिया कि ये क्या होती है, क्या, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, राइट, जो मनी में हो रही हैं, ओके। पर इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में कौन सी ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होती हैं, ओके। तो नंबर 1, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल्स, विजिबल का मतलब होता है गुड्स, ठीक है। तो जो हम गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ठीक, जो हम इनविजिबल्स का, राइट, इनविजिबल्स में क्या क्या आएगा, सर्विसेज, राइट जी। और सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज, एक फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज दो तरह की होती है, एक फैक्टर सर्विसेज और एक नॉन फैक्टर सर्विसेज। और तीसरा इनविजिबल्स में आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। इन तीन चीजों को हम सर्विसेज मतलब इनविजिबल्स में इंक्लूड करते हैं, ओके, राइट। और तीसरा है हमारे पास कैपिटल ट्रांजैक्शंस,
ओके, और कैपिटल ट्रांजैक्शंस क्या होती है? गवर्नमेंट बजट में किया था, कैपिटल एंड ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनसे एसेट और लायबिलिटी स्टेटस चेंज हो जाता है। ओके, जैसे बोरो करेंगे तो लेंडिंग स्टेटस चेंज हो जाएगा, सॉरी बोरोइंग करेंगे तो हमारा लायबिलिटी स्टेटस चेंज हो जाएगा, लेंड करेंगे तो एसेट स्टेटस चेंज हो जाएगा, है ना। तो बोरोइंग, लेंडिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या होंगी? ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिसकी वजह से एक कंट्री के एसेट और लायबिलिटी स्टेटस चेंज हो जाता है। ओके, इन्हें कैपिटल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल्स एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस, राइट। तो इस ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, राइट, यहाँ पर तीन है हमने यहाँ पर दिखाई हुई। तो ये जो तीन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें से जो पहली दो ट्रांजैक्शंस हैं इनको एक अलग अकाउंट में रखा जाता है, और ये जो कैपिटल ट्रांजैक्शन है थर्ड, इसको अलग अकाउंट में रखा जाता है। जैसे कि मैंने बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस अकाउंटिंग स्टेटमेंट के आगे दो कंपोनेंट है, राइट, वो कौन से? एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। इसमें जो पहली वाली दो ट्रांजैक्शन है इनको रखा जाता है करंट अकाउंट में, और ये जो कैपिटल ट्रांजैक्शन है इसको रखा जाता है कैपिटल अकाउंट में, राइट। इसको थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो उससे पहले है फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। तो फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हम डेफिनेशंस में इसका काफी हिस्सा कवर कर चुके हैं कि बीओपी क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, या फिर ऐसे कह लो, इट कीप्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेन कंट्री से जो आया, जो पैसा आया, और फॉरेन कंट्री को जो पैसा हमने दिया, मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। और दूसरा, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड, जनरली 1 ईयर। दैट मींस इट इज रिलेटेड टू अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल का होता है, राइट। और ये क्या है? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट, मतलब कंप्लीट अकाउंट है। क्यों? क्योंकि एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब इसमें रिकॉर्ड होती है, राइट। जो भी लेन देन हुआ एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, इंडिया का यूएसए के साथ, चाइना के साथ, राइट, जो भी ट्रांजैक्शन हुई वो सब रिकॉर्ड की जाती है किसमें? बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, जैसे आपके बिजनेस अकाउंट्स होते हैं ना, राइट। और बिजनेस अकाउंट्स में दो साइड्स होती हैं, एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। तो क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, तो इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, राइट। और डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? एक क्रेडिट साइड होती है और एक डेबिट साइड होती है। क्रेडिट साइड में उन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है विच कॉजेज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट। इन्हें पॉजिटिव आइटम कहते हैं, पैसा आया, राइट। और डेबिट साइड पर ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हिच कॉजेस आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एज नेगेटिव आइटम, राइट, एज नेगेटिव आइटम। ओके जी। तो वो सारी ट्रांजैक्शन जिनकी वजह से फॉरेन करेंसी इंडिया में आई, अगर हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, तो दोस ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। और वो सारी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से पैसा इंडिया से बाहर चला गया, मतलब आउटफ्लो हो गया फॉरेन एक्सचेंज का, दोस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर में पूछा गया एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी, राइट, ये कहाँ आएगा? एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी मतलब हमने उनको मशीनरी बेची, राइट, फॉरेन को, फॉरेन सेक्टर को, राइट। तो मशीनरी बेची तो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी आएगी ना, इनफ्लो, राइट। तो ये कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगी, ठीक है। और अगर हमने इंपोर्ट की कोई चीज, इंपोर्ट ऑफ कंप्यूटर्स, तो इसकी वजह से हमें उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आउटफ्लो हो गया। तो आउटफ्लो कहाँ आएगा? डेबिट साइड पर, राइट जी। तो इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। तो इसलिए अब क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, और आपको पता है आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो बिजनेस अकाउंट्स में क्या होता है? क्रेडिट, मतलब जब आप अपने अकाउंट को वाइंड अप करते हो तो टोटल क्रेडिट और टोटल डेबिट क्या होता है? इक्वल होता है। तो बीओपी भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, तो फ्रॉम अकाउंटिंग सेंस बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस्ड। दैट मींस टोटल क्रेडिट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल डेबिट्स, मतलब जितनी फॉरेन करेंसी आई उतनी गई। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, अकाउंटिंग सेंस में ये बैलेंस्ड होता है, राइट। पर इकोनॉमिक सेंस में कह लो या ऑपरेशनल सेंस कह लो, ठीक है जी, इकोनॉमिक सेंस और ऑपरेशनल सेंस में ये डिसइक्विलिब्रियम में हो सकता है, राइट। दैट मींस टोटल जो क्रेडिट होगा वो नॉट इक्वल टू टोटल डेबिट, ओके। दैट मींस ऑपरेशनल सेंस में जब हम एंट्रीज डाल रहे होते हैं, ठीक है, तो टोटल क्रेडिट टोटल डेबिट अगर हम सम करें टोटल क्रेडिट और टोटल डेबिट का, तो हो सकता है वो दोनों इक्वल ना आए, ठीक है। तो हमें उनको बैलेंस करना पड़ता है। उसको कैसे बैलेंस करते हैं वो हम आगे करेंगे, राइट। तो अकाउंटिंग सेंस में बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस, पर ऑपरेशनल सेंस में, ठीक है, इकोनॉमिक सेंस में ये डिसइक्विलिब्रियम में हो सकता है, राइट। इसका मतलब बीओपी जो है वो कितने टाइप्स का हुआ? 3 टाइप्स का, टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। ये जो है बैलेंस्ड भी हो सकता है,
राइट, ये सरप्लस में भी हो सकता है और ये डेफिसिट में भी हो सकता है। ओके जी, तो बैलेंस्ड अगर है तो रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रॉड विल बी इक्वल टू पेमेंट टू अब्रॉड, मतलब जितनी फॉरेन टोटल क्रेडिट टोटल डेबिट के इक्वल है, मतलब जितनी फॉरेन करेंसी आई उतनी गई, राइट। रिसिप्ट्स इज इक्वल टू पेमेंट, दैट मींस आर माइनस पी का डिफरेंस क्या होगा, जीरो, जितना ये है उतना ये है, राइट, तो जीरो। और सरप्लस बीओपी कब होगा, जब रिसिप्ट्स आर मोर देन पेमेंट, राइट। और डेफिसिट कब होगा, जब रिसिप्ट्स कम होंगे और पेमेंट ज्यादा होगी, दैट मींस इनफ्लो ज्यादा हुआ और आउटफ्लो कम हुआ फॉरेन एक्सचेंज का, तो सरप्लस बीओपी। और अगर इनफ्लो कम हुआ आउटफ्लो ज्यादा हुआ फॉरेन एक्सचेंज का, तो डेफिसिट, राइट। और लास्ट, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। ओके, आया था कि बीओपी में हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, विजिबल्स, राइट, इनविजिबल्स एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस, राइट। इसमें से ये जो पहली दो ट्रांजैक्शंस हैं, दे आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट बीओपी, ठीक है, और ये जो है इसे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। दैट मींस बीओपी के दो कंपोनेंट्स हुए, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पहले शुरू करते हैं करंट अकाउंट। तो जैसे मैंने बताया कि करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स, राइट जी। ओके, तो बीओपी ऑन करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब विजिबल आइटम, सर्विसेज, ठीक है, जिसमें फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज दोनों ही हैं, और इनविजिबल, जिन्हें हम इनविजिबल आइटम्स भी बोलते हैं, राइट जी, और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स कौन से हुए, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, राइट, और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ओके, इंडिया में इनविजिबल आइटम में यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को इंक्लूड किया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको विजिबल इनविजिबल भी कह सकते हो, जिसमें यूनिलेटरल ट्रांसफर इंक्लूड है, ठीक है। और आप इसको विजिबल आइटम्स जिसमें गुड्स आती हैं, इनविजिबल आइटम्स जिसमें सर्विसेज आती हैं, और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को अलग ऐसे तीन पार्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम तीनों पार्ट्स को अलग अलग करके लिखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स कह लीजिए, मर्चेंडाइज कह लीजिए, या फिर विजिबल आइटम्स कह लीजिए, राइट। और विजिबल आइटम्स क्या होती हैं, आर दोज टेंजिबल आइटम्स which can be seen and touched, राइट। जब भी विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो वो पोर्ट पर भेजी जाएंगी, पोर्ट से उनकी वहां से शिपमेंट होगी। इसका मतलब ये वो आइटम्स होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं while क्रॉसिंग द बॉर्डर, और दीज आइटम्स आर रिकॉर्डेड ऑन द पोर्ट। ओके, अब क्योंकि बीओपी में दो साइड्स हैं, क्रेडिट एंड डेबिट, तो एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ओके, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से अगर हमने उनको माल बेचा है फॉरेन को, तो पैसा आएगा, दैट मींस इट कॉजेज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट। और इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, ठीक है, विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड बिकॉज इट कॉजेज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके जी, एंड द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल्स एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड, या ट्रेड बैलेंस, या फिर बैलेंस ऑन विजिबल ट्रेड। ओके, तो बीओटी का फॉर्मूला क्या होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, राइट। मान लो आपने $500 का एक्सपोर्ट किया और $300 का इंपोर्ट किया, तो सरप्लस बीओटी। ओके जी, और अगर आपने $500 का एक्सपोर्ट किया और $800 का इंपोर्ट किया, तो डेफिसिट बीओटी। ओके, और अगर $500 का एक्सपोर्ट है और $500 का इंपोर्ट है, तो बैलेंस्ड बीओटी। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि ट्रेड बैलेंस या बीओटी इज ऑफ थ्री टाइप्स, बैलेंस्ड बीओटी, सरप्लस बीओटी एंड डेफिसिट बीओटी। ओके, अब ये जो सरप्लस बीओटी है इसको ट्रेड सरप्लस भी बोलते हैं, और डेफिसिट बीओटी को क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल, जिन्हें इंटेंजिबल भी बोलते हैं। ओके जी, तो इनविजिबल आइटम्स इंक्लूड सर्विसेज, और सर्विसेज दो तरह की होती हैं, फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। ओके, और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। इनको हम इनविजिबल आइटम इसलिए कहते हैं, क्यों, बिकॉज दीज आइटम्स कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, और इनका रिकॉर्ड ऑब्वियसली जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो रिकॉर्ड ऑफ दीज आइटम इज नॉट अवेलेबल विद द पोर्ट्स। ओके, अब अंडर इनविजिबल हम कौन कौन सी किस तरह की अर्निंग्स को इंक्लूड करते हैं। ओके, तो जैसे मैंने बताया इनविजिबल में सर्विसेज भी हैं और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी हैं। ओके जी, और सर्विसेज दो तरह की होती हैं, फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। अब नॉन फैक्टर सर्विसेज कौन सी हुई, नॉन फैक्टर सर्विसेज।
ठीक है, तो नॉन फैक्टर सर्विसेज आर शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ओके जी, तो अगर तो हम उनको अपनी शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेवलिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हैं तो वो हुआ एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, राइट। और एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड बिकॉज इट कॉजेज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, और अगर यही सर्विसेज हम उनसे लेते हैं, ठीक है, हम उनकी शिपिंग सर्विसेज, हम उनकी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। और इंपोर्ट किस साइड पर रिकॉर्ड करेंगे? ऑन डेबिट साइड। क्यों? बिकॉज इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट। नेक्स्ट, सर्विसेज में फैक्टर सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं। और फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती है? लैंड की सर्विसेज, लेबर की सर्विसेज, कैपिटल सर्विसेज एंड एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज। ओके जी, तो अगर हम अपनी लैंड की सर्विसेज, लेबर की सर्विसेज, कैपिटल की सर्विसेज और एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज उनको देते हैं तो वो हुआ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ओके जी, और जब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगा तो फॉरेन करेंसी आएगी इंडिया में, किस फॉर्म में आएगी? लैंड के बदले में रेंट आएगा, लेबर के बदले में, लेबर सर्विसेज के बदले में वेजेस आएंगी, राइट। और कैपिटल की सर्विसेज के बदले में इंटरेस्ट आएगा। और एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज, दैट मींस अगर हम वहां फॉरेन में अपनी कंपनी खोलते हैं, ओके, तो प्रॉफिट्स आएंगे, राइट। तो फैक्टर सर्विसेज के एक्सपोर्ट की वजह से क्रेडिट साइड पर क्या इंक्लूड होगा? फॉरेन एक्सचेंज, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। ओके जी, और डेबिट साइड पर दैट मींस अगर हम उनसे उनकी लैंड की सर्विसेज, लेबर की सर्विसेज, कैपिटल की सर्विसेज लेते हैं, या फिर वो हमारी कंट्री में कोई कंपनी खोलते हैं, मतलब एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज उन्होंने हमें दी, राइट। तो डेबिट साइड इंक्लूड्स रेंट, वेजेस, interest, profit paid to rest of the world by resident because it leads to outflow of foreign exchange. Okay, और नेक्स्ट है यूनिलेटरल। और यूनिलेटरल को हम अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स भी बोलते हैं, ठीक है। यूनिलेटरल, यूनि का मतलब वन, यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड ट्रांजैक्शंस। ओके जी, और दीज रेफर टू दोज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट व्हिच टेक प्लेस विदाउट एनी सर्विस इन रिटर्न, राइट। यूनिलेटरल है, जैसे ट्रांसफर पेमेंट हमने करा था नेशनल इनकम में, विच आर रिसीव्ड विदाउट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न, राइट। तो वही है ये यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। क्या है यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस? क्या है ये? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं, मतलब ट्रांसफर पेमेंट एंड ट्रांसफर रिसिप्ट्स। ओके जी, तो ये वन साइडेड ट्रांजैक्शंस होती हैं और इन्हें अनरिक्वेटेड ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं बिकॉज वी डू नॉट क्लेम एनीथिंग इन रिटर्न ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस। अगर मैंने आपको गिफ्ट दिया तो उसके बदले में मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे भी दो, राइट। आई डू नॉट क्लेम एनीथिंग इन रिटर्न। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में क्या आता है? डोनेशंस आती हैं, गिफ्ट्स आती हैं, पर्सनल रेमिटेंसेस जिसे एनआरआई रेमिटेंसेस बोलते हैं, राइट। आपके फादर वहां रहते हैं, आपको इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, वो है एनआरआई रेमिटेंसेस, राइट। वो भी वन साइडेड होती हैं, एंड ग्रांट्स। तो अगर तो हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मिल रही हैं तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होंगी। और अगर हम उनको यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मतलब गिफ्ट, डोनेशन दे रहे हैं टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी, तो दे विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ये प्राइवेट भी हो सकती हैं और ये ऑफिशियल भी हो सकती है। करंट अकाउंट में जो भी कंपोनेंट थे उसमें कौन सा क्रेडिट साइड पर, कौन सा डेबिट साइड पर आएगा, राइट। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कॉजेज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स कॉजेज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो इट विल बी एंटर्ड ऑन डेबिट साइड। ओके, उसी तरह जो नॉन फैक्टर सर्विसेज का एक्सपोर्ट हुआ, ओके, वो क्रेडिट साइड पर आएगा, और जो नॉन फैक्टर सर्विसेज का इंपोर्ट हुआ वो डेबिट साइड पर आएगा। ओके जी, उसी तरह फैक्टर सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट हुआ वो क्रेडिट साइड पर, और फैक्टर सर्विसेज का जो इंपोर्ट हुआ वो डेबिट साइड पर। ट्रांसफर रिसिप्ट्स क्रेडिट साइड पर बिकॉज इट कॉजेज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एंड ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब हमने उनको जो गिफ्ट्स, डोनेशंस दिए उसकी वजह से पैसा बाहर गया, तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। ओके, तो क्रेडिट साइड पर ये जो 4 आइटम्स हैं, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड ट्रांसफर रिसिप्ट्स, इन 4 को टोटल करके हमारे पास क्या आ जाएंगे? टोटल करंट रिसिप्ट्स, राइट, या टोटल क्रेडिट ऑन करंट अकाउंट। और उसी तरह इन 4 को इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट, इन 4 को ऐड करके आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल करंट पेमेंट, दैट मींस टोटल डेबिट ऑन करंट अकाउंट। तो करंट रिसिप्ट्स में से करंट पेमेंट माइनस करेंगे तो करंट अकाउंट बैलेंस आ जाएगा। ओके, या फिर टोटल क्रेडिट ऑन करंट अकाउंट माइनस टोटल डेबिट ऑन करंट अकाउंट, क्या आ जाएगा आपके पास? करंट अकाउंट बैलेंस, राइट। और ये जो करंट अकाउंट बैलेंस जो है ये सरप्लस में भी हो सकता है, डेफिसिट में भी और बैलेंस भी। कब? अगर तो करंट रिसिप्ट जो हैं दे आर मोर देन करंट पेमेंट, जैसे ये $450 के हैं और ये $800 है। ओके जी, तो करंट अकाउंट में बैलेंस आ गया 650 रुपीज का, पॉजिटिव आइटम है ना। ये करंट रिसिप्ट्स आर मोर देन करंट पेमेंट, तो करंट अकाउंट बैलेंस में क्या आ गया? सरप्लस। ओके, और अगर करंट रिसिप्ट्स कम है और करंट पेमेंट ज्यादा है
ओके जी, तो ये नंबर क्या आ जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि ये 800 है और ये 1450 है, तो ये क्या आ जाएगा -650। तो ये हुआ डेफिसिट करंट अकाउंट बैलेंस। और अगर ये $450 है और ये भी $450 है, तो क्या आ जाएगा 0। दिस इज व्हाट बैलेंस्ड करंट अकाउंट। ओके, तो करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो सरप्लस में भी हो सकता है, डेफिसिट में भी और बैलेंस्ड भी, राइट। अब एक तो था कि हमने टोटल क्रेडिट किया करंट अकाउंट में और टोटल डेबिट किया, ठीक है। तो टोटल क्रेडिट में से हमने टोटल डेबिट माइनस कर दिया, तो हमारे पास करंट अकाउंट बैलेंस आ गया। इसको निकालने का एक और तरीका भी है कि आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो वो आपके पास क्या आ गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, जिसे बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी कहते हैं, राइट जी। और एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस। फैक्टर सर्विसेज का एक्सपोर्ट माइनस फैक्टर सर्विसेज का इंपोर्ट, तो ये आ गया फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस। ओके जी। और ट्रांसफर रिसिप्ट्स माइनस ट्रांसफर पेमेंट, ये आ गया करंट ट्रांसफर्स का बैलेंस। ओके, ये तीनों बैलेंस जो हैं इनको ऐड करो तो ये आ जाएंगे नेट इनविजिबल्स। क्या आ जाएंगे, ये नेट इनविजिबल्स। ये है विजिबल और ये है, मतलब ये है नेट विजिबल और ये है नेट इनविजिबल्स। इन दोनों को ऐड करेंगे, राइट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, करंट अकाउंट बैलेंस, राइट जी। क्यों, क्योंकि मैंने इन तीनों को ऐड करके क्या निकाला है, नेट इनविजिबल्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस नेट इनविजिबल्स इज व्हाट, करंट अकाउंट बैलेंस। क्लियर। तो करंट अकाउंट बैलेंस कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्लस ट्रांसफर रिसिप्ट्स माइनस ट्रांसफर पेमेंट। इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड या फिर ट्रेड बैलेंस। और एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, एंड प्लस एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, इन दोनों के टोटल को बोलते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स या फिर नेट इनविजिबल्स। प्लस करंट ट्रांसफर रिसिप्ट्स माइनस ट्रांसफर पेमेंट इज इक्वल टू करंट अकाउंट बैलेंस। ओके, तो कई जगह पर तो आपको ऐसे आएगा, मतलब विजिबल ट्रेड का बैलेंस और इनविजिबल में सिर्फ सर्विसेज और ट्रांसफर बैलेंस अलग आएगा। पर कई जगह पर क्या होगा कि सिर्फ विजिबल मतलब ये ट्रेड बैलेंस प्लस इन दोनों का टोटल इन नेट इनविजिबल, कई जगह पर ऐसे लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। क्योंकि इंडिया में करंट जो हमारा ट्रांसफर बैलेंस है ये इनविजिबल मतलब सर्विसेज के बैलेंस के साथ ही आता है। ओके, तो कई जगह पर ये ऐसे होगा और कई जगह पर ये किसी बुक्स में ऐसे होगा, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना, एनसीईआरटी में भी किसी जगह पर ऐसे लिखा होगा किसी जगह पर ऐसे लिखा होगा, राइट। एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या है कि हमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरीज, ओके, वी रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। दैट मीन जब हम उन्हें फैक्टर सर्विसेज देंगे, फैक्टर सर्विसेज में क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज। तो अगर हम उनको अपनी ये सर्विसेज देते हैं तो फॉरेन करेंसी आएगी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है जी। तो ये जो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। क्या बोलते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट इनकम। और ये जो वेजेस और सैलरीज हैं इसे बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओके जी, दोनों का टोटल इज व्हाट, इनकम रिसिप्ट फ्रॉम अब्रॉड। ओके जी, और अगर यही हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, तो क्या होगा, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरीज पेड टू अब्रॉड ना, हमें उन्हें देनी पड़ेगी क्योंकि हमने उनकी ये सर्विसेज ली हैं, ठीक है जी। तो इनके बदले में इन्वेस्टमेंट इनकम और इसके बदले में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, इनकम पेमेंट। ओके जी, तो एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज की जगह पर लिखा हो सकता है इनकम रिसिप्ट्स एंड इनकम पेमेंट, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ओके, तो ये किस अकाउंट में आएगा, तो ये करंट अकाउंट में आएगा, राइट। किसके अंडर आएगा, फैक्टर सर्विसेज के अंडर आएगा। किसके अंडर आएगा, फैक्टर सर्विसेज के अंडर आएगा। ओके, किस साइड पर रिकॉर्ड होगा,
क्रेडिट साइड पर। ओके उसी तरह रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, तो वो भी किस में आएगा, फैक्टर सर्विसेज के अंडर, करंट अकाउंट में। क्लियर? तो वहां पर ऐसे लिखा नहीं होगा, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया, एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। पर एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज के बदले में क्या आई, इनकम रिसिप्ट्स माइनस इनकम पेमेंट, जैसे कि मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इनकम रिसिप्ट्स दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, इनकम पेमेंट दैट इज इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो डिफरेंस क्या होगा, नेट इनकम रिसिप्ट्स। राइट? तो ये चीज मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है, वो एक्चुअली यही चीज है। ओके जी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां पर। अकाउंट, अब कैपिटल अकाउंट क्या है, बीओपी का दूसरा कंपोनेंट। और कैपिटल अकाउंट में हम किसको रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल ट्रांजैक्शंस को। और कैपिटल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, विच कॉजेस चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस। ओके, तो करंट अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ दोस ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉजेस चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द रेजिडेंट कंट्री। ओके, उसे हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। राइट, तो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट कौन से हुए, जिनकी वजह से एसेट और लायबिलिटी स्टेटस चेंज हो जाता है। ओके जी, तो एसेट और लायबिलिटी स्टेटस चेंज करने वाली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं, तो पहला कंपोनेंट जो है बीओपी ऑन कैपिटल अकाउंट का, वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। राइट, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब फॉरेन में कोई एसेट परचेज किया, परचेज ऑफ एसेट्स इन अब्रॉड, जिनके ऊपर आपका कंट्रोल है। राइट, उसे बोलते हैं एफडीआई, परचेज ऑफ एसेट इन अब्रॉड हैविंग कंट्रोल ओवर देम। ओके जी, फॉर एग्जांपल फॉरेन में आपने लैंड परचेज करी, बिल्डिंग परचेज करी, या फिर आपने फॉरेन में फॉरेन कंपनी परचेज करी, जैसे टाटा परचेजेस एन अमेरिकन बेस्ड कंपनी। ओके, तो ये क्या हुई, एफडीआई। राइट, उसी तरह दूसरा इसका कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट का, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एसेट इन अब्रॉड विदाउट हैविंग कंट्रोल ओवर देम। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर परचेज करे, राइट, तो एसेट तो परचेज किया पर कंट्रोल नहीं है। ओके, तो अगर तो इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन इंडिया है, ओके, दैट मींस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड है, वो चाहे एफडीआई है, वो चाहे एफआईआई है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन पॉजिटिव साइड। क्यों, बिकॉज इट कॉजेज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और अगर इन्वेस्टमेंट बाय इंडियंस इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ओके, मतलब हम लोग उनकी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पैसा बाहर गया, तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन नेगेटिव साइड, मतलब डेबिट साइड। ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। क्यों, बिकॉज इट कॉजेज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेकंड कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट इज बोरोइंग एंड लेंडिंग फ्रॉम एंड टू अब्रॉड। और बोरोइंग और लेंडिंग भी क्या करती है, एसेट लायबिलिटी को चेंज करती है। राइट, तो बोरोइंग जो है दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल मतलब हम फॉरेन से मिल रही है हमें, तो दैट इज एक्सटर्नल। और कमर्शियल का मतलब क्या है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो बोरोइंग है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। जैसे टाटा जो है वो इंटरनेशनल मनी मार्केट से जो है बोरो कर रहा है, राइट, और जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है उस पर। राइट जी, तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब क्या है कि बोरोइंग एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे इंडिया आईएमएफ से लोन ले रहा है, ओके, तो वहां पर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगी, ठीक है, मार्केट रेट से कम लगेगी। क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब बाहर से, अब्रॉड से, असिस्टेंस का मतलब हेल्प, तो ये हेल्प की फॉर्म में है। राइट, तो एक्सटर्नल असिस्टेंस means borrowing available at concessional rate of interest, and external commercial borrowing means borrowing at market rate of interest from abroad. तो अगर तो हम बोरो कर रहे हैं अब्रॉड से, तो ऑब्वियसली पैसा आया कंट्री के अंदर, राइट, तो बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड बिकॉज इट कॉजेज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, और अगर हम उनको उधार देते हैं, लेंड करते हैं अब्रॉड को, या फिर उनसे लोन लिया था अब वापस कर रहे हैं, तो पैसा गया। Okay, so lending to abroad and repayment of loan will be recorded on debit side because it causes outflow of foreign exchange. Third component of capital account is banking capital. और banking capital comprises of commercial, मतलब हमारे commercial बैंक के पास जो foreign assets हैं, या हमारे commercial बैंक के पास जो foreign liabilities हैं, right? It is the money, basically it is the money that flows in or out of India through the banking system, not through trade or investment, but through banking transactions like deposits के थ्रू, loans के थ्रू, या फिर foreign currency balances के थ्रू। That means banking system के थ्रू जो पैसा आ और जा रहा है इंडिया में, वो banking capital है। Right? तो बैंकिंग कैपिटल में क्रेडिट साइड पर क्या आएगा और डेबिट साइड पर क्या आएगा, राइट। क्रेडिट साइड पर आएगा जैसे कोई अमेरिकन बैंक है एंड गिव्स अ लोन टू एचडीएफसी, तो फॉरेन कैपिटल इनफ्लो हुआ ना, राइट, तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड।
ओके अगर हमारा कोई बैंक आईसीआईसीआई बैंक जो है वो अमेरिका के बैंक या किसी और कंट्री के बैंक को लोन देता है, राइट, तो वो हो गया फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो जो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। इज इट क्लियर? या फिर आईसीआई बैंक जो है इट रीपेज अ लोन इट टुक अर्लियर फ्रॉम अ फॉरेन बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने फॉरेन बैंक से लोन लिया था, उसने वापस कर दिया, तो डॉलर्स गो आउट, मतलब इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। ओके, एनआरआई डिपॉजिट्स भी बैंकिंग कैपिटल का पार्ट होते हैं, पर हमने इसको यहां पर एक अलग पार्ट के तौर पर शो किया है, राइट। तो नेक्स्ट है फोर्थ कंपोनेंट, दैट इज एनआरआई डिपॉजिट। एनआरआई डिपॉजिट्स क्या होते हैं? फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स मेड बाय नॉन रेजिडेंट इंडियंस, राइट। मतलब इंडिया के लोग थे, अब वो अब्रॉड में रहते हैं, तो वो इंडिया के लिए क्या हो जाएंगे? नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पर वो अपना पैसा जो है वो इंडियन बैंक्स के पास डिपॉजिट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं एनआरआई डिपॉजिट्स, राइट। सपोज राम जो है अब्रॉड में रहता है, ठीक है, और वो इंडिया की, मतलब वो इंडियन था, अब वो क्या हो गया है? नॉन रेजिडेंट इंडियन हो गया, क्योंकि अब वो अब्रॉड में ही रहता है, ठीक है। तो वो यहाँ के बैंक में, इंडिया के बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करता है फॉरेन करेंसी की फॉर्म में, तो वो क्या हो गया? एनआरआई डिपॉजिट्स, राइट। और एनआरआई डिपॉजिट जो होती हैं वो हमारे बैंक के लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि हमें ये पैसा विद इंटरेस्ट उनको वापस करना पड़ेगा, तो इसलिए नॉन एनआरआई डिपॉजिट्स को भी हम कैपिटल अकाउंट में, राइट, अंडर बैंकिंग कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं, राइट जी। और अगर एनआरआई नए डिपॉजिट्स लेकर आते हैं तो क्रेडिट साइड पर, ठीक है। और अगर एनआरआई अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो पैसा बाहर चला गया, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो डेबिट साइड पर, राइट। अब इन शॉर्ट जो हमने बीओपी कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट करे, उसमें एक कंपोनेंट था बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, तो बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड कॉजेज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो क्रेडिट साइड पर, राइट। उसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, वो चाहे एफडीआई थी, वो चाहे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थी, तो पैसा आया, राइट, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो इट विल आल्सो बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, राइट। एनआरआई डिपॉजिट्स आए इंडिया में, अगेन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो क्रेडिट साइड। उसी तरह बैंकिंग कैपिटल इनफ्लो हुआ, राइट जी, तो वो भी किस साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड पर। ओके, तो क्रेडिट साइड पर हमारे पास क्या हो गया? बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड प्लस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड प्लस एनआरआई डिपॉजिट प्लस बैंकिंग कैपिटल इनफ्लो, तो 1 2 3 4 इनको ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएंगे? टोटल कैपिटल रिसिप्ट्स या फिर टोटल इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और डेबिट साइड पर क्या आएगा? जैसे बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड कॉजेज इनफ्लो, तो जो लेंडिंग टू अब्रॉड होगा इट कॉज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो डेबिट साइड पर, राइट। उसी तरह इन्वेस्टमेंट, एफडीआई हो या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, अगर हम उनकी कंट्री में करते हैं तो इट कॉजेज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो अगेन इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, राइट। अगर एनआरआई पैसा विड्रॉ कर लेते हैं अपना, राइट जी, तो वो भी किस साइड पर आएगा? डेबिट साइड पर, बिकॉज इट कॉजेज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। उसी तरह अगर बैंकिंग कैपिटल आउटफ्लो होता है, राइट, तो पैसा क्या हो जाएगा? बाहर गया, तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो लेंडिंग टू अब्रॉड प्लस इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड प्लस एनआरआई विड्रॉल्स प्लस बैंकिंग कैपिटल आउटफ्लो, इन 4 को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल कैपिटल पेमेंट या फिर आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट। तो कैपिटल रिसिप्ट्स माइनस कैपिटल पेमेंट, या फिर ऐसे कह लो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज माइनस आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट, दैट इज इक्वल टू कैपिटल अकाउंट बैलेंस, राइट। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड माइनस लैंडिंग टू अब्रॉड, दैट मींस नेट बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। उसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड माइनस इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, तो नेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। एनआरआई डिपॉजिट माइनस एनआरआई विड्रॉल्स, दैट इज नेट एनआरआई डिपॉजिट्स। एंड बैंकिंग कैपिटल इनफ्लो माइनस बैंकिंग कैपिटल आउटफ्लो, दैट इज बैंकिंग कैपिटल नेट आ जाएगा, नेट बैंकिंग कैपिटल। ओके, तो इन 4 को, मतलब नेट बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, नेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, नेट एनआरआई डिपॉजिट्स एंड नेट बैंकिंग कैपिटल, इन 4 को ऐड करके, राइट, आपके पास क्या आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ऐसे भी, मतलब इसमें से ये माइनस कर दो तो भी कैपिटल अकाउंट बैलेंस आ जाएगा, या फिर इन 4 नेट को ऐड कर दो तो भी कैपिटल अकाउंट बैलेंस आ जाएगा, राइट। अब अगर इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मोर देन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट जी, मतलब इन 4 के थ्रू जो इनफ्लो हुआ दैट इज मोर देन इन 4 के थ्रू जो आउटफ्लो हुआ, ओके, वो कम है। मान लो ये $800 है और ये $500 है, तो $300 क्या हुआ? करंट अकाउंट बैलेंस। ये क्या हुआ? सरप्लस करंट कैपिटल, सॉरी, सरप्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस, राइट। क्यों? क्योंकि इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो पॉजिटिव नंबर, बैलेंस क्या आया? पॉजिटिव, तो सरप्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस। और अगर ये $500 है, इनफ्लो हुआ $500 का, आउटफ्लो हुआ $800 का, तो माइनस इज इक्वल टू माइनस $300, ओके, तो डेफिसिट कैपिटल अकाउंट बैलेंस, राइट। और अगर $500 इनफ्लो हुआ एंड $500 आउटफ्लो हुआ, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब करंट अकाउंट बैलेंस क्या हुआ? बैलेंस्ड।
तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो है वो 3 टाइप्स का हो सकता है। वो बैलेंस्ड भी हो सकता है अगर इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो, वो सरप्लस में भी हो सकता है अगर इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मोर देन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और वो डेफिसिट में भी हो सकता है अगर इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज लेस देन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट। नेक्स्ट है ओवरऑल बीओपी बैलेंस, राइट। अब हमने करंट अकाउंट बैलेंस भी निकाल लिया, हमने कैपिटल अकाउंट बैलेंस भी निकाल लिया, ओके जी। अब एक आइटम और होती है जिसे एरर एंड ओमिशन आइटम बोलते हैं। इन एडिशन टू करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट देयर इज वन मोर एलिमेंट इन बीओपी जिसे बोलते हैं एरर एंड ओमिशन। ये बैलेंसिंग आइटम होती है, राइट। अब क्या होता है कि जब हम आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ आइटम हमसे छूट गई जिसे ओमिशन बोलते हैं, या फिर हमसे कोई स्टैटिस्टिकल मिस्टेक हो गई एंट्री करते हुए जिसे एरर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमसे कोई आइटम छूट गई या फिर हमसे कोई स्टैटिस्टिकल मिस्टेक हो गई तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बैलेंसिंग आइटम जो हम बीओपी में इंक्लूड करते हैं उसे बोलते हैं एरर एंड ओमिशन। तो इट इज द बैलेंसिंग आइटम विच रिफ्लेक्ट्स द इनएबिलिटी टू रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एक्यूरेटली, ओके। तो ओवरऑल बैलेंस जो होगा बीओपी का दैट विल बी इक्वल टू जो करंट अकाउंट का बैलेंस आया प्लस जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया, जो अभी हमने यहाँ पर समझाया कैसे निकाला हमने उसको, राइट, और फिर एरर एंड ओमिशन, ओके। तो जो ओवरऑल बीओपी है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि बीओपी इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। तो करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर और ओमिशन, ये सब क्या आना चाहिए, 0, ओके। एक एग्जांपल से शो करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये बीओपी फॉर इंडिया है जो जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो यूएस डॉलर में हो रही हैं, ओके जी। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब विजिबल्स 150, इंपोर्ट ऑफ गुड्स 240, तो ट्रेड बैलेंस जिसे बीओटी भी बोलते हैं वो क्या हुआ, 150 माइनस 250 कितना हुआ, -90, दैट इज 1 माइनस 2 मतलब -90, ओके। अब जो हमारी इनविजिबल्स होती हैं उसमें क्या होती है, फैक्टर नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस, फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस और ट्रांसफर जो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का बैलेंस। तो इन तीनों बैलेंस को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इनविजिबल्स, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 50, कैसे आया, 30 प्लस -10 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 52, ओके। तो ये हो गया हमारा इनविजिबल का बैलेंस। ये जो ट्रेड बैलेंस है ये है हमारा नेट विजिबल, है ना, जो हमारा विजिबल बैलेंस है, और ये आ गया आपका इनविजिबल बैलेंस, राइट जी। अब करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस, ओके। तो 3 प्लस 4 कितना आ गया आपके पास, ट्रेड बैलेंस था -90, नेट इनविजिबल हुआ 52, तो -90 तो 3 कितना हुआ, -90, ठीक है। और ये जो नेट इनविजिबल्स है वो कितना हुआ, 52, ओके जी। तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, -38, क्यों, क्योंकि जो करंट अकाउंट बैलेंस है दैट इज इक्वल टू ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस, राइट। तो -90 प्लस 52 कितना हो गया, -38। अब कैपिटल अकाउंट बैलेंस आपको पता है हमने कैसे निकाला था, ठीक है जी। कैसे निकाला था, 2 तरीके से निकाला था, ऐसे भी निकाल सकते हैं और इन चारों को ऐड करके भी निकाल सकते हैं, राइट जी। तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस कैसे निकाला, नेट बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, बैंकिंग कैपिटल का जो नेट आया, एनआरआई डिपॉजिट का जो नेट आया, राइट। इन चारों को ऐड करा तो ये कितना आया, 41.15, ठीक है। और एरर और ओमिशन कितनी है, सपोज हमने ली 3.15। अब जो ओवरऑल बैलेंस आया वो क्या होगा हमारे पास, करंट अकाउंट बैलेंस दैट इज -38, ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट बैलेंस दैट इज 41.15, ठीक, और एरर और ओमिशन 3.15, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ओवरऑल बैलेंस क्या आ गया, 0, ओके। अब जब ओवरऑल बैलेंस 0 आ गया तो अब हमें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता, राइट। अब यहाँ पर ऑफिशियल रिजर्व चेंज 0 है, इसका मतलब क्या है वो नेक्स्ट एग्जांपल में शो करते हैं, ओके जी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, वही एग्जांपल को दोबारा समझा रही हूं मैं, राइट। तो मान लो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स $500 है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो $300 है, तो ट्रेड बैलेंस कितना हो गया आपका, 500 माइनस 300 दैट इज 200। इनविजिबल बैलेंस, ठीक है, नेट इनविजिबल्स, मान लो वो जो नॉन फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का बैलेंस वो आया -800। तो अब करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है, ये ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस, राइट। तो दैट इज 200 और इन दोनों को ऐड किया तो 200 प्लस -800 कितना हुआ, -600। और कैपिटल अकाउंट बैलेंस वो जो नेट बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड है, नेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड है, ठीक है, वो जो 4 कंपोनेंट हम कैपिटल अकाउंट बैलेंस में डाले थे उसका सपोज बैलेंस कितना है, 1000, राइट। और एरर और ओमिशन कितनी है, 100। तो अब ओवरऑल बैलेंस क्या होगा, 5 प्लस 6 प्लस 7 दैट इज करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर एंड ओमिशन,
राइट जी। तो अगर हम इन तीनों को कंसिडर करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं, तो ओवरऑल बैलेंस आया 500। वहां पर ओवरऑल बैलेंस कितना आ रहा था? 0। ओके, इसलिए हमें कोई ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे रिसिप्ट्स जो थे हमारे पेमेंट के इक्वल थे, बीओपी बैलेंस्ड था। ओके, पर यहां पर बीओ ओवरऑल बैलेंस में 500 आ रहे हैं, इसका मतलब बीओपी इज इन सरप्लस। ओके, पर ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। सॉरी, ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हमें यहाँ से $500 $500 निकालने पड़ेंगे। ओके, अब ये $500 यहां से निकाले, ओके जी, तो एंट्री कहां डालनी पड़ेगी? हमारे ऑफिशियल रिजर्व में, राइट। ऑफिशियल रिजर्व चेंज होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑफिशियल रिजर्व चेंज का मतलब क्या है, वो पहले वो समझा दूं, फिर मैं इसी चीज पर वापस आती हूँ। आपको पता है कि एक ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है, आरबीआई ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। क्या बोलते हैं? आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अकाउंट, राइट। क्योंकि ये आरबीआई का है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। रिजर्व किसका है? फॉरेन करेंसी का। आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स होते हैं, डॉलर, राइट। ओके, आरबीआई के इस अकाउंट में सारी फॉरेन करेंसी होती है। ओके जी, और आपको पता है आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो अगर ओवरऑल बीओपी में 500 का सरप्लस है, राइट जी, तो यहां से हम $500 माइनस करेंगे और वो कहां लेकर आएंगे? आरबीआई के रिजर्व अकाउंट में। तो आरबीआई के रिजर्व अकाउंट में जो रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो बढ़ जाएंगे। ओके जी, तो जब बीओपी सरप्लस में हुआ, राइट, तो यहां से एंट्री $500 की इधर गई, कहां पर? आरबीआई के ऑफिशियल अकाउंट में। ओके जी, तो वहां रिजर्व्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर। और ये जो एंट्री है बीओपी में कहां डलेगी? ये डलेगी कैपिटल अकाउंट में। ओके, कैपिटल अकाउंट में किसके अंडर? ऑफिशियल रिजर्व चेंज के अंडर। अब ऑफिशियल रिजर्व में क्या चेंज आया? यहाँ बड़े हैं ना, तो यहाँ पर ऑफिशियल रिजर्व क्या हो गए? बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। ओके जी, और ये एंट्री कहां डली? क्योंकि यहां से हमने पैसे निकाले हैं ना, माइनस करे हैं, तो ये एंट्री डलेगी बीओपी में डेबिट साइड पर। ओके जी, डेबिट साइड पर $500 माइनस हुए, और ये माइनस होकर रखे कहां गए? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। दैट मींस वहां पर ऑफिशियल रिजर्व इंक्रीज हो गए। ओके, तो ऑफिशियल रिजर्व इंक्रीजेस अगर बीओपी सरप्लस में है। और एंट्री कहां डलेगी बीओपी में? डेबिट साइड पर, क्योंकि यहां से तो -500 गए ना, और ये 500 -500 क्या हो गया? 0। बीओपी बैलेंस हो गया। दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर ये सब इन सबको ऐड करके हमारे पास जो ओवरऑल बैलेंस मान लो आता -500, तो यहां पर माइनस, इसका मतलब यहां पर बीओपी क्या है? इज इन डेफिसिट। ओके जी, तो यहां पर हमें 500 डालने पड़ेंगे ना, प्लस करने पड़ेंगे, तो ही ये 0 होगा। ओके, तो तब हम क्या करेंगे? आरबीआई के रिजर्व अकाउंट में से 500 निकालेंगे, तो वहां क्या हो जाएंगे? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, राइट। और वो एंट्री कहां आई? यहां पर $500, ताकि ये -500 और ये +500 क्या हो जाए? 0 हो। तो यहां पर ऑफिशियल रिजर्व के अंडर क्या, ऑफिशियल रिजर्व चेंज में क्या ऐड करेंगे क्या? और यहाँ पर ऑफिशियल रिजर्व में क्या हुआ? वहां पर ऑफिशियल रिजर्व कम हो गए ना, तो यहाँ पर ऑफिशियल रिजर्व डिक्रीज हो गए। ओके, एंट्री किस साइड पर डलेगी? यहां से $500 इधर आए ना, तो ये कैपिटल अकाउंट में एंट्री डलेगी किस साइड पर? क्रेडिट साइड पर, क्योंकि $500 इधर आए हैं। पर उधर क्योंकि ऑफिशियल रिजर्व्स कम होंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? ऑफिशियल रिजर्व डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बीओपी सरप्लस में होगा, तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। और अगर बीओपी डेफिसिट में हुआ, तो ऑफिशियल रिजर्व्स में, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में जो रिजर्व्स हैं, वो फॉरेन करेंसी है, वो कम हो जाएगी, राइट। तो यहां पर डिक्रीज हुआ। तो दिस इज हाउ बीओपी इज बैलेंस्ड, राइट। जब भी एक अकाउंट में डेफिसिट होगा, ओके, तो दूसरे अकाउंट में उतना ही सरप्लस क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल बीओपी क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में उतना ही सरप्लस रखना पड़ेगा, ताकि मान लो वो करंट अकाउंट में डेफिसिट है 600 का, -600, तो कैपिटल अकाउंट में हमें सरप्लस क्रिएट करना पड़ेगा 600 का, तो -600 + 600 क्या हो जाएंगे? 0, राइट। पर अगर बीओपी बैलेंस्ड है, 0 है, ओवरऑल बीओपी जो है वो बैलेंस्ड है, तो ऑफिशियल रिजर्व्स में कोई चेंज नहीं होगा। ऑफिशियल रिजर्व्स में चेंज तभी होगा अगर बीओपी सरप्लस में है या डेफिसिट में है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स।
बीओपी में जो ओवरऑल ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल्स, राइट, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस, ये जो 4 ट्रांजैक्शंस हैं, इनको आगे हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, राइट, दैट इज व्हाट ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। अब ऑटोनोमस आइटम्स कौन सी हैं और अकोमोडेटिंग आइटम कौन सी है, राइट, उसके लिए हम पीछे जाते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था। ओके, तो बीओपी को बैलेंस करने के लिए ये जो एंट्री हम यहां से यहां डाल रहे थे और यहां से यहां डाल रहे थे, ओके, उसे बोलते हैं अकोमोडेटिंग आइटम, राइट। तो यही टॉपिक हम आगे करने वाले हैं, दैट इज ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनॉमस आइटम्स क्या होती हैं? रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस व्हिच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव। और वो इकोनॉमिक मोटिव क्या हो सकता है? इनकम अर्न करना या प्रॉफिट अर्न करना। तो इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर प्रॉफिट के लिए हो रही है, इनकम के लिए हो रही है, राइट, उससे बोलते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स, राइट। और जब ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ यूएसए को, राइट, तो जब मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ कि वहां मेरे माल की डिमांड ज्यादा, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा और मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है, ओके। या फिर मैं वहां मतलब यूएसए में इन्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि वहां प्रॉफिट ज्यादा है। तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो प्रॉफिट के लिए हो रही है। इसका बीओपी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? बीओपी फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा? इसका बीओपी सरप्लस में हो जाएगा, डेफिसिट में हो जाएगा? इस ट्रांजैक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये ट्रांजैक्शन सिर्फ क्या हो रही है? प्रॉफिट मोटिव के लिए हो रही है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन, ठीक है, ऑटोनोमस आइटम रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, वो चाहे करंट अकाउंट में हो रही है, वो चाहे कैपिटल अकाउंट में हो रही है, विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या अर्निंग इनकम, दे आर व्हाट ऑटोनोमस आइटम्स, राइट। मैंने यहां पर बोला कि वो करंट अकाउंट में भी हो सकती है, वो कैपिटल अकाउंट में भी हो सकती है। करंट अकाउंट में फॉर एग्जांपल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, किसके लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए, राइट। कैपिटल अकाउंट में हम लोन ले रहे हैं या लोन दे रहे हैं, ठीक है, हम फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो यहां कर रहे हैं, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए, राइट। तो उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस आइटम्स। नेक्स्ट है अकोमोडेटिंग आइटम्स। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स वो कौन सी हुई? जैसे कि मैंने पहले बताया। अब इसका मतलब बीओपी में जो भी सरप्लस या डेफिसिट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से, राइट। तो अगर ऑटोनोमस रिसिप्ट्स ज्यादा है और ऑटोनोमस पेमेंट ज्यादा कम है तो बीओपी क्या होगा? सरप्लस में, राइट। और अगर ऑटोनोमस रिसिप्ट्स कम है और ऑटोनोमस पेमेंट ज्यादा है तो बीओपी हुआ डेफिसिट में, राइट। क्योंकि ये जो सरप्लस और डेफिसिट हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? ऑटोनोमस आइटम की वजह से, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं कि बीओपी में जो भी डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। और ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन ने जो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट किया है उसको करेक्ट करने के लिए जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे आपको समझाया था कि हम जो आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में से जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो क्या थी? अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, राइट। तो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर दोज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन व्हिच आर मेंट टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, राइट। इसका मतलब ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस जो हैं दे कॉज डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी और जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हैं दे आर मेंट टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, राइट। और जो प्रॉफिट के लिए ट्रांजैक्शंस होती हैं वो करंट अकाउंट में भी होती हैं, कैपिटल अकाउंट में भी होती हैं। इसका मतलब ऑटोनोमस आइटम्स टेक प्लेस इन बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। पर बीओपी को बैलेंस करने के लिए जो ट्रांजैक्शन की जाती है वो सिर्फ कहां की जाती है? कैपिटल अकाउंट में, राइट। क्यों? क्योंकि जब बीओपी डेफिसिट में होगा, ओके जी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो बोरो करना पड़ेगा अब्रॉड से। क्यों? क्योंकि हमारी पेमेंट ज्यादा है, ठीक है, और हमारी रिसिप्ट्स कम है, हमारी देनदारी ज्यादा है, तो हमें क्या लेनी पड़ेगी? मतलब उस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए पैसा कहां से लाएंगे? या तो बोरो करेंगे, तो वहां बोरोइंग भी क्या बन जाएगी? अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। या फिर ऑफिशियल रिजर्व्स का सहारा लेंगे, जो आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं उसमें से पैसा निकाल के उस डेफिसिट को फाइनेंस करेंगे, राइट। तो अगर हम आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से उस डेफिसिट को फाइनेंस कर रहे हैं या बोरोइंग से फाइनेंस कर रहे हैं या कोई एसेट बेचकर कर रहे हैं, तो ये सारा कहां किस में रिकॉर्ड करते हैं? राइट। ये एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट कर रही है ट्रांजैक्शन, तो ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, राइट जी। तो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस ओनली इन कैपिटल अकाउंट, ओके। नेक्स्ट जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होती हैं ये मेन ट्रांजैक्शंस होती हैं, इन्हीं की वजह से बीओपी में सरप्लस या डेफिसिट होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस, राइट। और अकोमोडेटिंग सिर्फ बीओपी की वजह से हो रही है, राइट जी, सॉरी, अकोमोडेटिंग जो है वो सिर्फ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस की वजह से हमें करनी पड़ रही है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस, ओके। ऑटोनोमस, तो ऑटोनोमस आइटम में इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। क्यों? क्योंकि ऑटोनोमस आइटम में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी है, सर्विसेज भी है, ठीक है। पर अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन में सिर्फ क्या हो रहा है? पैसे का फ्लो इधर से उधर हो रहा है बीओपी को बैलेंस करने के लिए।
right? So accommodating transaction do not involve movement of goods and services, right? These involves the movement of official reserve with the RBI only, right? Autonomous transactions profit को लेकर हो रही है, ठीक है? They are independent of other foreign exchange transactions, ओके पर अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की वजह से जो सरप्लस और डेफिसिट क्रिएट हुआ है बीओपी में उसको करेक्ट करने के लिए होती है। इसका मतलब ये जो है वो इनके ऊपर डिपेंड होती है। तो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन हम अपनी मर्जी से करते हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, तो ये ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, आर वॉलंटरी इन नेचर, पर ये हमें करनी पड़ती हैं क्योंकि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की वजह से बीओपी में डेफिसिट या सरप्लस आ गया है, राइट जी? तो ये क्या होती है, इनवॉलंटरी इन नेचर, ये इनकी वजह से करनी पड़ती है, ओके जी? और ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जो हैं वो हम लोग भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी कर सकती है, राइट? अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, हम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, ठीक है? गवर्नमेंट भी प्रॉफिट के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकती है, अंडरस्टैंड? तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कैन बी अंडरटेकन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट, पर ये जो बीओपी को बैलेंस किया जाता है, एंट्रीज को इधर से उधर डालकर, वो कौन करता है, आरबीआई, मतलब गवर्नमेंट। तो दीज कैन बी अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ओनली, राइट? एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगी, अगर तो हम बोरोइंग मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स ले रहे हैं, ठीक है, जैसे टाटा बोरो कर रहा है, तो वो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होगी, ठीक है? बोरोइंग अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन तब होगी जब बीओपी में डेफिसिट आ गया, ठीक है, और हमारे पास अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है, तो हम बोरो करेंगे, तब वो बोरोइंग जो बीओपी के डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए की जाएंगी, वो होंगी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, राइट? लास्ट टॉपिक है हमारा ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस हुई ट्रांजैक्शंस कैरिड ऑन बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज ऑफ अ कंट्री which causes changes in official reserves are termed as official reserve transaction, right? क्या चेंज हो रहा था, कभी जब बीओपी सरप्लस में था तो हम यहां से $500 निकालकर आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अकाउंट में रख रहे थे, तो ऑफिशियल रिजर्व्स क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। और जब यहाँ पर डेफिसिट था 500 का, तो हम यहां से पैसा इधर डाल रहे थे, इधर लेकर आ रहे थे, इसका मतलब यहाँ पर ऑफिशियल रिजर्व्स क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे, ओके जी? इसका मतलब ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस जो हैं, दे एक्ट एज अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, राइट? बीओपी को बैलेंस करने में हेल्प करती है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आता है कि ऑटोनोमस रिसिप्ट्स और ऑटोनोमस पेमेंट की वजह से जब इनमें डिसइक्विलिब्रियम होता है, दैट मींस ये इससे ज्यादा है तो सरप्लस इन बीओपी, और अगर पेमेंट ज्यादा है, ऑटोनोमस पेमेंट ज्यादा है, ऑटोनोमस रिसिप्ट्स कम है, तो क्या होगा, डेफिसिट इन बीओपी, ओके जी? तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस जो हैं वो फाइनेंस करती हैं डेफिसिट इन बीओपी को, बीओपी में जो डेफिसिट आता है उसको फाइनेंस करती हैं, राइट? और जो सरप्लस होता है उसको एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब सरप्लस इन बीओपी। दैट मींस दिस इज हाउ ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस जो हैं, दे एक्ट एज अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। दिस इज व्हाट द सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस इन बीओपी, राइट? आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, राइट? और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।